हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो न्यूमेरिकल्स करे थे, एनसीईआरटी के ही हमारे एग्जांपल्स थे, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना समझेंगे। कैसे हम मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, सपोज करो 10 कूलम का चार्ज है तो उसकी फील्ड ज़्यादा होगी, और कोई 2 कूलम का चार्ज है उसकी फील्ड कम होगी। तो इसकी फील्ड को मेजर कैसे करें, उसकी एक वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है, वो हम फाइंड करेंगे, है ना। और उस फील्ड की जो ताकत है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे कि हेडिंग में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। हम कोई भी एक चार्ज हमने मान लिया प्लस क्यू का, कोई भी प्लस क्यू नाम से कोई भी एक छोटा सा चार्ज है, तो इस छोटे से प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। और इस फॉर्मूला को हम आगे किसी भी चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ताकत, उस फील्ड की ताकत कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो सपोज़ करो ये रहा मेरे पास कोई भी चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, प्लस क्यू। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है ना, ताकत निकलती है ना, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं हम। क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था पिछली वीडियो में कि ये हमारा क्यू चार्ज था और हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया था, और मैंने बोला था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाता रहूँगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती रहेगी। वही मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट, मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट ले लो। हमने मैग्नेट रख दी, कोई बार मैग्नेट रख दी हमने, सपोज़ करो एक बार मैग्नेट लाता हूँ, ये बार मैग्नेट है ना। अब बार मैग्नेट के पास में आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, इसको बचपन में खेलते खेलते एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने यहाँ पर अगर कोई मेटल का पीस रखा तो वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होगा। मैंने यहाँ पर रखा तो थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का से ऐसे होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। और स्ट्रेंथ, हमको एक चीज़ समझ में आई कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कम लगेगी। समझ पा रहे हो। ये मैग्नेट है, सपोज करो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेट के जितने पास ऑब्जेक्ट को रखूँगा उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, जितना दूर रखूँगा उतना धीरे अट्रैक्ट होगा। वहीं मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की, किसी चार्ज की बात करूँ, तो जितना चार्ज के पास में रखूँगा उतना जल्दी, उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगेगा, और जितना मैं दूर रखूँगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा। यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो अभी देखते हैं हम ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा। मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज, है ना, और चार्ज प्लस क्यू से मैंने डिस्टेंस ले लिया, ये आर डिस्टेंस दूरी के ऊपर एक पॉइंट है पी। इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने कल टेस्ट चार्ज के बारे में समझा था पिछले लेक्चर में, तो टेस्ट चार्ज की जो मैं बात करता हूँ, टेस्ट चार्ज का मैंने बोला था कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, और आगे हमको डेरिवेशंस के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये काम में आएगा। तो अब यहाँ पर P पॉइंट है, चार्ज तो कोई भी नहीं है, तो जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता वहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज मान सकता हूँ, क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही होता है। तो मैंने सपोज कर लिया इस पॉइंट के ऊपर Q0 चार्ज पड़ा हुआ है, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है। क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मुझे निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसका क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब फोर्स कितना लगेगा ये तो हमको आता है फाइंड करना कूलम्स लॉ से, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी, Q0। तो EP की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो कितना होगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल होगा, KQ बाय R स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा KQ बाय R स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी एक चार्ज के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर R क्या है, डिस्टेंस है। तो जो मैं चीज़ अभी बार बार समझा रहा था ना, दूरी, जितने दूर जाएंगे फील्ड कम हो जाएगी, वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। अब कोई भी हमसे पूछे कि किसी भी चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अब देखो, जितना R ज़्यादा होगा,
आर जितना ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा, मान लो आर इतना हो गया, आर या क्या है, आर डिस्टेंस है उस टेस्ट चार्ज से किसी पॉइंट का, जिस पॉइंट पे मुझे उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि स्ट्रेंथ वेरीज विद डिस्टेंस आर, है ना। अब आर अगर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, है ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ईपी जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर से, आर के स्क्वायर से। अगर आर बढ़ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये कम होगा। समझ पा रहे हो? अब समझ में आया कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी हमारी स्ट्रेंथ कम लगेगी। बट सपोज़ करो आर मैंने डिक्रीज़ कर दिया, आर डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये इंक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो सपोज़ करो कभी कभी बच्चे ये पूछ लेते हैं कि अगर हम आर को सर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए और बिल्कुल इसके ऊपर ला कर रख दिया, मतलब जो पॉइंट पी है हमारा, टेस्ट चार्ज जो है वो इसी के ऊपर ला कर रख दिया, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इनफाइनाइट होगी? क्योंकि देखो समथिंग अपॉन, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ऐसे के क्यू अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो क्या इन्फिनिटी होगी? नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगी। इन्फिनिटी तो मतलब बहुत हाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक नोट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये हम नोट लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट लिख लेंगे इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो कई बार बोलते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल जाता हूँ, है ना, तो ध्यान रखना। और कई बार डेरिवेशंस के अंदर भी ऐसे हम लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एक टर्म है जिसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, सिंपल सी है, सिंपल ये फील्ड है, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंपल से ये फील्ड है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बस ये समझने के लिए है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस फील्ड की ताकत है जिसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a charge at its own location is undefined, समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण उसी की लोकेशन पर अनडिफाइंड है। क्लियर? समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? चलो ये फार्मूला याद रखना, आगे डेरिवेशंस में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। आगे देख, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी, कि एसआई यूनिट कितनी होगी। एसआई यूनिट कितनी होगी इसकी? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बेसिकली फोर्स अपॉन चार्ज ही तो है, फोर्स अपॉन चार्ज ही तो है। फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन, और चार्ज की कितनी होती है, कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, ये एसआई यूनिट होगी। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। चलो, तो अब इसका वेक्टर फॉर्म में हम देख लेते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो हमने कूलम्स लॉ देख ही ली वेक्टर फॉर्म में, तो ये सब आपको क्लियर हो ही गया होगा वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है, ठीक है। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता ही है, बट वेक्टर यहाँ लग गया तो यहाँ पर हमें कैप रखना पड़ेगा, आर कैप। क्लियर है? या तो आर कैप ऐसे लिख सकते हैं हम, एक तरीका, नहीं तो आर कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको भी मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख लेता हूँ, नीचे वाला जो आर है, नीचे वाला आर, तो इसको मैंने लिख दिया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फाइनली, के क्यू अपॉन आर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 पावर 3 इंटू आर का वेक्टर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। क्लियर? तो ये तो थी हमारी वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है ये। तो अब एक चीज़ समझते हैं कि जो ये वाला टॉपिक है, पहला जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कूलम्स लॉ के अंदर लगाया था, उससे हमको ये पता चला कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगने वाला है ना। तो अब भी हम यही देखने वाले हैं कि अगर बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं, सपोज़ करो बहुत सारे चार्जेस मैं मान लेता हूँ Q1, Q2, Q3 अप टू ऐसे करते 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 Qn है। तो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इन सभी चार्जेस के कारण, ठीक है, इन सभी चार्जेस के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, P पॉइंट के ऊपर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगने वाली है, हम यही फाइंड करेंगे, है ना। और जिस तरह से वो वाली डेरिवेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, है ना, क्योंकि इतनी छोटी मोटी डेरिवेशंस एग्ज़ाम में नहीं पूछते, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक इसी तरह से ये भी डेरिवेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमको बहुत ध्यान रखना होगा, है ना, उससे न्यूमेरिकल सारे बनेंगे। तो हम मान लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, कितने चार्ज मान लिए हमने, n चार्जेस, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसके ऊपर, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगाएगा। हाँ एक चीज़ और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होती थी। सपोज़ करा अगर हमने कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और फोर्स लगता तो वो भी इसी डायरेक्शन में लगता, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो ये चार्ज 1 के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरह से अगर आएगी चार्ज 2 के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ऐसे करते 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 चार्ज n के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस यहाँ पर खाली पड़ी है। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये किस तरह से होने वाला है, नेट, है ना, किसके ऊपर, पॉइंट P के ऊपर। तो ये मैं कैसे लिख लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज के कारण, ऐसे करते 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 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू n चार्ज के कारण, nth चार्ज के कारण। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैंने वेक्टर लगाया तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, है ना, ये कैप वाला। ठीक है, तो KQ/R², अब R² लिखूँ या IP लिख दूँ, R1P, IP नहीं R1P², यहाँ पर R1P का कैप प्लस KQ/R2P लिख दूँ, 2P का स्क्वायर डॉट R2P का कैप। 2P मतलब ये सिंपली 1P क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड पॉइंट P, सिंपल यही है ना, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से करते करते हम KQ, देखो ये Q1 है ना, ये Q2 है, ये Qn हो जाएगा, KQN/RnP² डॉट RnP का कैप। क्लियर है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है हमारा, सिर्फ K निकलेगा, ऑलराइट, क्योंकि Q1 जो है, Q2 है, Qn है, ये तो चार्ज चेंज हो रहा है ना, अलग अलग चार्जेस हैं, तो हमने सिर्फ K को बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, Q1/R1P का स्क्वायर डॉट R1P का कैप प्लस Q2/R2P का स्क्वायर डॉट R2P का कैप अप टू Qn/RnP का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RnP का कैप। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ तक हुआ था, है ना। अब ये वैसे एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट फॉर्म है ये, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा और हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ थोड़ा छोटा दिखे इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, समीशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। समीशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, के यहाँ पर रहने देते हैं हम इस तरह से। देखो ज़्यादातर आप रिफ्रेशर्स और बुक देखोगे ना, उसके अंदर के की वैल्यू पूरी लिखी हुई है 1/4πε0, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं और जनरली के की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई थंब ऑफ रूल नहीं है कि हमको पूरी लिखनी पड़ेगी। बट अगर हम के लिख रहे हैं तो साइड में हमको कहीं भी यहाँ पर साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि के का मतलब क्या है ना,
वैसे तो अंडरस्टूड रहता है बट फिर भी मेंशन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब समेशन लिख कर लेते हैं, समेशन यानी कि समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं क्यू आई अपॉन आर आई पी का स्क्वायर इंटू आर आई पी का कैप। अब आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इक्वल टू n तक है ये, और ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्लियर है? अरे समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर देना, है ना। जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, है ना। चलिए आगे चलें। हाँ तो चलो अब हम ये एक न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट, ताकि इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारे अच्छे से हो जाए, है ना। देखो हम ये कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल करें, क्योंकि फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही रहते हैं, है ना। थ्योरी जो है, डेरिवेशंस जो है, वो तो कोई भी आराम से बच्चा रट के जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, बट अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। अगर आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, ये सारे जो हम वीडियोस बना रहे हैं, एनसीईआरटी के ही आपने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, और जो हम यहाँ पर वीडियो में करवा रहा हूँ मैं, वो न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो बोर्ड के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में आई थिंक सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, 10 से 15% न्यूमेरिकल आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते बिल्कुल भी, है ना। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई, नीट वगैरह, उनमें ये आते ही हैं, है ना। तो अगर हम बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको साथ के साथ अगर न्यूमेरिकल कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम साथ के साथ नहीं करेंगे लास्ट में फिर हमारा बर्डन हो जाएगा न्यूमेरिकल, हम सोचेंगे चलो छोड़ देते हैं यार, 5-10% के ही तो आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि हर लेक्चर के अंदर 1-2 न्यूमेरिकल मैं ज़रूर करवाऊँ, है ना। चलो तो अब ये न्यूमेरिकल समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। What is the electric field intensity at the midpoint of line joining two charges? ये दो चार्जेस हैं, इनका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं मान लेता हूँ ये जो चार्ज है इसको नाम 1 दे देता हूँ, इसको नाम 2 दे देता हूँ। तो फर्स्ट चार्ज जो है वो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगने वाली है भाई बताओ? रिपल्सिव, अरे रिपेल करेगा ना इसको, अवे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। और पॉइंट जब एक पॉइंट होता है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर टेस्ट चार्ज है। जब भी पॉइंट होगा तो मतलब हम क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है? तो इसने ऐसे रिपेल करा Q1 E1, है ना, E1 रिपेल कर दिया। और ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसने अट्रैक्ट करा E2। ऑलराइट, तो नेट अब हमको फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगने वाली है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, जब 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो नेट हम सिंपली सम कर देंगे, है ना। तो ये आ गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्लियर है? हाँ, तो अब जस्ट हमको फॉर्मूला लिखना है। E1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R²। KQ/R² था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अभी देखा हमने। तो क्या लिखेंगे, KQ, अभी Q कौन सा ले लिया मैंने, फर्स्ट चार्ज है तो KQ1 ले लेता हूँ, अपन R² है। तो अब जो R होने वाला है हमारा, दोनों का डिस्टेंस वो तो सेम होने वाला है। देखो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट लिखा है ना, मिड पॉइंट, तो ये भी सेम होने वाला 1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हो गया। और ये हो गया मेरा KQ2/R²। अब सिंपली मुझे वैल्यू पुट करनी है। K और R जो कॉमन है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, K/R² कॉमन है, इसको बाहर ले लेता हूँ। वैल्यू पुट करनी है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मतलब -6। फिर ये हो गया हमारा 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो फॉर्मूले में हमको नेगेटिव साइन नहीं लेना है। नेगेटिव सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, तो हमको सिर्फ यहाँ पर ये लेना है। तो ये कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻16 हो गया, बोलो कम ऑन। हाँ, और K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे अब हम, बस वैल्यूज़ पुट करनी है, 9 × 10⁹। R की वैल्यू कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब, अरे मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना 1 सेंटीमीटर को, तो 1 मीटर के अंदर हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पर पुट कर देना है 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई?
और यहाँ पर मेरा 3 और 2 5 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। अब देखो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 था, ये तो चल रहा है मेरा, इंटू 5 इंटू 10⁻6 है, ये भी चल रहा है। और नीचे देखो -2 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 9 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 9 - 6 कितना होता है, 3 है ना। और 9 5 जे कितना होएगा 45, 45 इंटू 10⁻3। और ये ऊपर जाएगा माइनस का 4 तो ऊपर भी जाकर के प्लस का बन जाएगा 4। तो इतना मतलब कितना आंसर आने वाला है मेरे पास, बताओ। 4 5 6 7, तो 45 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया। ठीक है। या फिर और सुंदर तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, समझ में आया किस तरह से करना है न्यूमेरिकल। चलिए इसी के साथ ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी, सारा टॉपिक समझ में आया तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।